पिछली रात ही पहली असली ठंड पड़ी थी। सुबह होते ही गांव सरैया पर मानो बर्फ की चादर उतर आई। गली गली धुंध के झोंके उड़ते, टीन की छतों पर ओस की मोती जैसी बूंदें जमी थी। चौपाल के पास बैठे बूढ़े रामनाथ ने हाथ मलते हुए कहा, अरे ओ बच्चा, अलाव वाली लकड़ी जल्दी डाल दे, हाथ तो जम गई। पास में खड़ा नन्हा मोहन बोला, बाबूजी, लकड़ी सूखी कहाँ मिलती, सब तो रात की ओस में भींज गई। अरे तो घर से ले आ, ठंड देख, हड्डी पसली अलग हो रही है। चाय ले आओ बाबू। सर्दी में चाय ही सहारा है अभी। गांव की सुबह हमेशा चहल पहल वाली होती थी, लेकिन ठंड में हर चेहरा सुस्त, धीमा और बचता बचाता दिखता, जैसे सूरज का इंतजार सबको हो और सूरज किसी की सुनता ही न हो। वीरन 27 साल का लंबा, सुदर्शन और शांत स्वभाव का युवक था। शहर में रहकर पढ़ाई की थी, लेकिन नौकरी छोड़कर गांव वापस आ गया था। क्यों? क्योंकि माता पिता बूढ़े थे और गांव की ठंड में अकेला बुजुर्ग रहना आसान बात नहीं थी। उसकी माँ ने दरवाजे से झांक कर कहा, अरे वीरन, बाहर मत घूम, ठंड तेरी नाक को लाल मिर्च बना देगी। वीरन हंस पड़ा। अरे माँ, मैं बच्चा नहीं रहा, खेत भी देखना है। तेरे बापू निकल गए हैं सुबह सुबह ही, देख लेना उन्हें, ठंड में हड्डी दुखने लगती है। हाँ माँ, अभी देखता हो। और हाँ, जाते वक्त ऊनी कमीज पहन लेना, डंठल वाला हवा चल रहा है आज। आपके सामने ना पहनूं तो आप मानती ही नहीं। सरैया गांव की ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी, उस ठंड में एक किस्सा बसा था, एक पुराना डर। लोग कहते, ठंड की सबसे घनी रातों में सर्दियों का साया घूमता है। क्यों? क्योंकि पिछले 30-40 सालों में हर तीसरे चौथे ठंड के मौसम में गांव से कोई ना कोई गायब हुआ था। काका लोग कहते, एक परछाई जो धुंध के साथ गांव में उतरती है, जो अकेले चलने वालों को बुलाती है और फिर वो वापस नहीं आते। वीरन ऐसी बातों को कपोल कल्पना समझता था, लेकिन लोगों में इसका खौफ आज भी उतना ही था। सरोवर की पगडंडी से गुजरते वक्त वीरन ने एक लड़की को देखा। वो ठंड में भीगी लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, हाथ कांप रहे थे। सुनिए, इतनी ठंड में अकेले? लकड़ियां भीगी हैं, आग नहीं पकड़ेगी? लड़की ने पलटकर देखा, बड़ी चमकदार आंखें, गाल ठंड से लाल, पहली नजर में ही सुंदरता के साथ मासूमियत भी दिखी। क्या करूं, घर में चूल्हा जल नहीं रहा था। नाम क्या है आपका? चंदा। नया परिवार आया है ना, दक्षिण टोले वाला, आपने वहीं रहना शुरू किया है? हाँ, बस पिछले महीने आए। हाथ जम रहे हैं, ये लकड़ी छोड़िए, चलिए मैं खेत वाले आम के पेड़ के नीचे से सूखी लकड़ी निकाल देता हूँ। चंदा झिझक कर बोली। कष्ट हो जाएगा। वीरन मुस्कुराकर, कष्ट नहीं, इंसानियत कहते हैं इसे। चंदा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। ठंड के मौसम में वो मुस्कान जैसे किसी ने आग के पास बैठा दिया हो। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, जब धुंध में सर्द हवा सिसकी जैसी आवाज करे, समझो उस रात कोई बाहर मत निकले। हाँ रे, वो साया कईयों को ले गया। मंगरी काकी बोली, अबे चुप कर, बच्चे डर जाएंगे। लेकिन वीरन को ये किस्से मजाक लगते थे। आज भी जब चौपाल पर पहुंचा, लोगों को कुछ चर्चा करते पाया। सुखिया ने कहा, अरे रात दक्षिण टोले से कोई चिल्लाने की आवाज आई थी। रामनाथ। कौन था वो? पता नहीं, धुंध में कुछ दिखा भी नहीं, फिर सन्नाटा हो गया। साया रहा होगा, हर साल की कहानी है ये। ऐसी कोई चीज नहीं होती, आप लोग ठंड और अंधेरे में आवाजें सुनकर डर जाते हो। अरे तू जवान है, तेरे को भरोसा ना हो तो एक रात बाहर निकल कर देख लूंगा। सब हंस पड़े, कुछ डर के कारण, कुछ वीरन की बेपरवाही पर। अगले कुछ दिनों में वीरन और चंदा अक्सर मिल जाते, कभी कुएं पर, कभी पगडंडी पर, कभी खेतों के पास। एक दिन चंदा ने कहा, आप नहीं डरते इस ठंड में अकेले आने जाने से? डर किससे? हवा कभी कभी गुर्राती सही है, पर हवा भला क्या कर लेगी? चंदा ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं धुंध में कोई बोलता है। आपने सुना है क्या? चंदा ने होंठ काटते हुए कहा, एक बार जैसे कोई मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। वीरन ने हैरानी से पूछा, कहाँ? बांस की झुरमुट के पास, रात को। शायद हवा रही होगी। नहीं, वो आवाज बिल्कुल साफ थी। चंदा, इधर आओ,
जैसी। वीरन कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार हल्की चिंता तैर गई। दिसंबर की 27 तारीख थी। ठंड अपने चरम पर थी। सांस की भाप भी सफेद धुएं जैसी दिखती। तभी गांव में खबर फैल गई, दक्षिण टोले का घनश्याम गायब है। चौपाल में कोहराम मच गया। कहा था ना, साया उठा ले गया। धुंध में बाहर निकला होगा, वही गलती की होगी। अरे बाहर तो रोज आधा गांव निकलता है, सब तो नहीं गायब होते। ये सब अंधविश्वास है। तभी चंदा के पिता भागते हुए आए। अरे अरे, घनश्याम आखिरी बार हमारे घर के पीछे वाली पगडंडी पर दिखा था। किसके घर के? हमारे। वीरन चिंतित हुआ। वो बोला, मैं जाकर देखता हूँ। मत जाओ, ठंड बहुत तेज है और कुछ गड़बड़ लग रहा है। वीरन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर कोई डर है तो उसे समझना भी जरूरी है। चंदा ने धीमे से कहा। लेकिन मुझे आपका कुछ हो जाए तो? वीरन एक पल के लिए ठिठक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। वीरन मशाल लेकर अकेले निकल गया। ठंड काटने वाली थी। हाथ सुन, धुंध इतनी मोटी कि 10 कदम दूर भी कुछ न दिखे। बांस के झुरमुट के पास पहुंचा। हवा में एक अजीब सी ठिठुरन थी, जैसे किसी ने बर्फ का पानी उड़ेल दिया हो। अचानक सरसरररर, जैसे कोई पत्तों के बीच से चल रहा हो। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, मानो किसी और दुनिया से। वीरन का दिल झटके से धड़क उठा। वो पलटा, लेकिन कोई नहीं। आवाज फिर आई, वीरन उधर आओ। वीरन के पैरों में जैसे कीलें जम गईं। उसने आवाज पकड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे वो बांसों के अंदर चला गया। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो दहशत में घूम गया। वीरन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल एक धक से रुक गया। सामने चंदा खड़ी थी, सांसें फूलती हुई, आंखों में डर, हाथ ठंड से कांपते हुए। वीरन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे तुम, मैंने तो समझा। तुम पागल हो क्या? ऐसे अकेले आ जाते हो? कुछ हो जाता तो? अरे मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे आई? चंदा ने कांपते स्वर में कहा। तुम्हारे पीछे पीछे आई। तुमने सुना नहीं? किसी की आवाज आ रही थी। वीरन का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। चंदा ने डर से उसकी बाह पकड़ी। चलो यहाँ से, चलो, हवा भी अजीब आवाजें कर रही है। जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगे, बांस के झुरमुट में 2-3 बांस की लंबी लंबी छड़ें अचानक टक 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 कर आपस में टकराई। चंदा चीख उठली। ये क्या था? हवा होगी, डरने की बात नहीं। पर भीतर कहीं वीरन का मन भी कांप रहा था। अगली सुबह भी कोहरा इतना गहरा था कि सूरज के पता ही नहीं चल रहा था। गांव के चौपाल पर भीड़ लगी थी। पंडित हरिप्रसाद, घनश्याम का कुछ पता नहीं चला, पूरे खेत छान डाले। भूलाराम, ये वही साया है। मैं कहता हूँ कोई गलत चीज घूम रही है। मंगरी काकी, अरे बूढ़े, डराओ मत लोगों को। वीरन और चंदा वहीं आ पहुंचे। चंदा के पिता, अरे चंदा बेटा, रात को कहाँ गई थी? अरे पगली, इस ठंड में घर के बाहर मत निकला कर। चंदा बोले, बाबा मैं वीरन के साथ थी, घनश्याम काका की खोज में। लोग तुरंत वीरन की ओर देखने लगे। लल्टू, अरे वीरन, तू रात को बांस झुनमुट में था? हाँ, आवाजें आ रही थीं, वही देखने गया था। किसकी आवाज? वीरन धीरे से बोला। जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। भीड़ में हल्की दहशत फैल गई। देखा, साया उसी को बुलाता है जो अकेले जाता है। वीरन चिढ़कर, भाई मैं तो वापस आ गया ना, अगर सच में कुछ होता तो मैं बचा कैसे? सब चुप हो गए, पर असहजता हवा में तैर रही थी। उस शाम वीरन घर लौट रहा था। चंदा रास्ते में मिली, लेकिन इस बार वो खुश नहीं थे। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? ये गांव की ठंड अलग है, यहाँ सचमुच कुछ है। तुम ऐसे खतरा मोल लेते हो। देखो चंदा, डर से कोई समस्या हल नहीं होती। मैं डर के लिए नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ क्योंकि वह रुक गई। क्योंकि? चंदा ने नजरें झुका ली। बस तुम्हें कुछ हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा।
वीरन का दिल जैसे गुनगुना हो उठा। तो फिर भरोसा करो कि मैं कुछ होने नहीं दूंगा। चंदा ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, ये ठंड किसी को भी खींच सकती है। मेरे घर में पहले भी। वो रुक गई। तुम्हारे घर में क्या? चंदा ने बात टाल दी। कुछ नहीं, चलो घर जाओ। वो तेज कदमों से आगे बढ़ गई। वीरन वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसकी छुपी हुई बात वीरन के मन में अब चुभ रही थी। रात के लगभग 11 बजे थे। धुंध बाहर इतना फैल चुका था कि घर के दरवाजे तक धुआं जैसा दिख रहा था। माँ ने कहा, बेटा दरवाजा बंद कर ले, इतनी ठंड में बाहर का कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ माँ, अभी कर देता हूँ। उसी समय बाहर से किसी की आवाज आई। माँ चौंक गई। इस समय कौन? वीरन ने सावधानी से बाहर झांका। सामने घनश्याम काका का छोटा बेटा लल्ला खड़ा था। चेहरा सफेद, होंठ सूखे और डर से कांप रहा। अरे लल्ला, क्या हुआ? लल्ला घबराकर बोला, काका मिल गए। माँ और वीरन दोनों दंग रह गए। कहाँ मिला तुम्हारा बाप? खेत के कोने में पुआल वाले ढेर के पास। जिंदा है? हाँ, पर वो बोल नहीं पा रहे और उनका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे ठंड में पत्थर हो गया हो। एक पल के लिए हवा भी सन्न रह गई।